अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल किया था कल क्लास में, कोई इसमें एतराज परेशानी? एक क्विक सी समरी बता रहा हूँ। FIFO FCO अगर परपेचुअल है तो जितने भी इन्वेंट्री के आउट्स हैं, FIFO है तो उन पे कौन सी कॉस्ट लगती है? परपेचुअल की बात कर रहा हूँ। FIFO है, अगर जितने भी आउट हो रहे हैं कौन सा रेट लगेगा उन पे? जो सवाल में सबसे ऊपर वाला रेट है, उस वक्त जो स्टॉक में बैलेंस अवेलेबल है उनमें से पुराना वाला। और अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो वही जो स्टॉक में अवेलेबल है, जो कि एक ही आ रहा होगा। यानी FIFO है या वेटेड एवरेज है, दोनों में कॉमन बात यह है कि जब भी आउट होगा तो उसके लिए रेट कौन सा लेना है जो उस वक्त स्टॉक में चल रहा है। FIFO है 3-4 लाइनें आ रही होंगी तो पैच शुरू वाली, FCO है तो एक ही लाइन आ रही होगी वही वाला रेट। तो जो भी इशू है वो इन रूल्स के मुताबिक स्टॉक में जो अवेलेबल है वो रेट लगेगा। लेकिन रिटर्न ऐसी है, रिटर्न कि चूंकि वो ऊपर हुई ट्रांजैक्शन में से किसी का रिवर्सल है, इसलिए चाहे FIFO हो चाहे FCO हो, उस रिटर्न वाली लाइन पे कौन सा रेट लगेगा? जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे रेट लगा था। दोबारा, चाहे FIFO है चाहे FCO है, इशू करते हुए जो रेट लगता है ना, वो स्टॉक में जो अवेलेबल है उसको देख के लगता है। लेकिन जो रिटर्न की ट्रांजैक्शन है, चाहे परचेज रिटर्न है चाहे सेल रिटर्न है, उस पर कौन सा रेट लगता है? जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है उसी के ऊपर जो रेट लगा था। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स मैंने जो बुक में लिखी है, जो आपको दिखाई भी थी, वो कुछ 6-7 वैसी मैंने रैंडमली लिखी थी, उससे अलावा भी हो सकती है जो मैंने जबानी बताई थी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ये डेबिट क्रेडिट की सेंस समझ आए। तो जो भी इन्वेंट्री में इन हो रहा है, इन्वेंट्री डेबिट है, आउट हो रहा है तो इन्वेंट्री क्रेडिट है। अब उसमें 2-3 मैंने जबानी बोली थी कि अगर ओनर चीजें लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, गरीबों में चीजें बांट रहे हैं चैरिटी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, चोर लेके जा रहा है गुड्स लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और एक सवाल इसकी प्रैक्टिस का भी कर लिया था। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पहले रॉ मटेरियल। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल, इनमें कॉमन बात क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की इन्वेंट्री, ये दोनों ही परचेज होते हैं। और दोनों में डिफरेंट चीज क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस की जो गुड्स हैं उन्होंने सेल होना है, और जो इसका रॉ मटेरियल है उसने कंज्यूम होना है, या ये कह लें प्रोडक्शन को इशू होना है। तो बस यही का फर्क है। कल जब मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की परचेज की एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी? इन्वेंट्री डेबिट। तो अब भी मैन्युफैक्चरिंग की वही पेज 2-3-4 पेज नंबर मैंने बताया था, वही हेडिंग दी हुई है। मैंने कल हेडिंग दी थी जनरल एंट्रीज, उसमें फिर कहा था बुक में आ जाए पेज 2-3-4, वहीं पर ही हूं मैं। ट्रेडिंग बिजनेस की बता दी, रॉ मटेरियल पे आया हूं, और रॉ मटेरियल में पहले मैन्युफैक्चरिंग पे आया हूं और उसमें पहले रॉ मटेरियल बता रहा हूं। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज की एंट्री थी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी वही की है। बस ये साथ क्यों लगा दिया? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ना एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं, इसलिए साथ क्या दिया कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और वापस कर देंगे तो बस ये रिवर्स होगा। ठीक है, परचेज। अच्छा, तीसरी एंट्री वहां क्या की थी? अच्छा, वहां सेल की। गुड्स थी ना, सेल हो रही है, रॉ मटेरियल क्या होगा? कंज्यूम होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने कंज्यूम की एंट्री की हुई है, ये बस फिलहाल याद कर लें, अभी समझने के लिए आप अभी छोटे हैं, ये चीजें हमने अगले चैप्टर में पढ़नी है, इसलिए बस सिर्फ इसको रटा लगा लें। जब मटेरियल प्रोडक्शन को इशू होगा, स्टोर से मटेरियल निकलेगा तो ये इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर वो जो मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो FOH कंट्रोल। क्यों है ऐसा? ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है, FOH कंट्रोल क्या है, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। अभी फिलहाल बस ऐसे ही इस एंट्री को याद कर लें। और एक बात लिख लें अपनी बुक के ऊपर ही कि सवाल के अंदर अगर नहीं बताया कि जो मटेरियल इशू हो रहा है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट है। मटेरियल का ही सवाल है और उसी की ट्रांजेक्शन बताइए, तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि बात क्या होता है कि ये डायरेक्ट का ना वर्ड नहीं बोलते, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, तो मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो इसलिए मटेरियल का सवाल है और उसमें नहीं पता कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्ट ही है। तो कल वाली एंट्री से मैं रिलेट करके बता रहा हूं, परचेज की वही जो कल बताई थी वैसे ही है, बस कल वहां पर सेल्स थी, उसकी जगह पर अब ये इशू टू प्रोडक्शन है। एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। क्यों क्रेडिट हो जाएगी? क्योंकि स्टोर से निकाल रहे हैं। और अगर वो प्रोडक्शन में जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट के तौर पे तो FOH कंट्रोल डेबिट। और अगर शाम को मशीनें बंद करते हुए जो फालतू रह गया था वो स्टोर में वापस भेज दिया तो बस। उसके बाद ये वही वाली एंट्रीज हैं जो मैंने कल की थी। मटेरियल खराब हो गया, बेच दिया, कैश डेबिट। मटेरियल खराब हो गया, साइड पे रख दिया, डैमेज इन्वेंट्री डेबिट। हाँ, यहां पर अभी एक डिफरेंट काम ये किया है, ये FOH कंट्रोल या फिर P&L, ये करता हूं मैं भी एक्सप्लेन।
और एनआरबी राइट डाउन, ये भी वही चीज है जो कल बताई थी, बस उसका डेबिट मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिया था, इसका डेबिट मैंने एफओएस कंट्रोल में दिया। ये एफओएस कंट्रोल क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्या होता है, ये हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो सिर्फ ये नामों का फर्क है, थोड़ा सा ये याद कर लें। तो बाकी वही एंट्री जो कल मैंने लिखी थी वही एंट्रीज आज मैंने मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल के तौर पे बता दी। ये वाली बात मैं भी समझाता हूं कि एफओएस कंट्रोल स्लैश P&L ये क्या है, ये है या ये मैं भी समझाता हूं। रॉ मटेरियल यही है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड में क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे और सेल कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड में क्या होगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ फर्क क्या है कि वो गुड्स खरीदने की बजाय बना रहे होंगे। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग बिजनेस में पहली एंट्री लिख के दी थी कि खरीदी है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनाई है। पेज 3 पे है शायद, बनाई है। तो बनने से जस्ट पहले वो क्या थी, वर्क इन प्रोसेस। जब बन जाएंगी तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट। और ये लिख लें बुक के ऊपर, इसकी अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे मैंने पहले परचेज की एंट्री की थी, यहां परचेज की बजाय मैन्युफैक्चरिंग की होगी। तो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी बन गई वर्क इन प्रोसेस से, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट। अच्छा, जैसे यहां ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स में परचेज के उलट परचेज रिटर्न थी, तो यहां पर मैंने नहीं लिखा ऐसा कुछ। अब ये बन गई, अनबन थोड़ी हो जाएंगे, तो बन गई तो बन गई, तो इसलिए इसमें वो रिटर्न वाली चीज नहीं लिखी। बाकी आप देखें सेम लिखी है, बाकी एंट्री देख लें, मैंने सेम ट्रेडिंग बिजनेस वाली लिखी है, बाकी सेम ट्रेडिंग बिजनेस वाली लिखी हुई है, क्योंकि गुड्स गुड्स हैं, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। गुड्स सेल करेंगे वही वाली एंट्री है, सेल रिटर्न वही जो कल बताई थी। गुड लॉस्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, फेंक देंगे, सब वही वाला काम किया हुआ। तो वही जो मैंने कल ट्रेडिंग बिजनेस की एंट्रीज बताई थी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स की वही सारी एंट्रीज हैं। सिर्फ जो ट्रेडिंग बिजनेस था उसमें परचेज हो रही थी, यहां पर बन रही है। वहां पर परचेज करके ला रहे थे तो इन्वेंटरी डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा था, यहां पर बन रही है तो फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट, बाकी सब वही ट्रांजैक्शन है। तो रॉ मटेरियल की भी सारी वही एंट्री थी, फर्क ये पड़ रहा है कि जहां वो सेल हो रही होती थी इशू टू प्रोडक्शन है, और ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स सब कॉमन है। डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स वो खरीदते हैं, इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट ये बनती है, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंटरी सॉरी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट, बाकी बिल्कुल सेम लिखी, मैंने दोबारा कॉपी कर दी। अच्छा, अब इन एंट्रीज में ये यहां जो मैंने चीज लिखी थी, ये एफओएच स्लैश P&L, तो एफओएच कब और P&L कब ये बताता हूं। अब लाइट वीडियो ऑन कर दो। ये जो गुड्स का खराब होना है, वेस्ट हो जाना, डैमेज हो जाना, क्या तो ये नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है। अच्छा, नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है, इनमें क्या फर्क है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो आप ना इन शाखों में खुद अपने अल्फाज में उर्दू पंजाबी पश्तो खुद ही लिख लेना अपने लिए कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। समझा देता हूं मैं, लिखना आपने खुद है अपने लिए। मैंने ना जनरल एंट्रीज का टॉपिक शुरू किया हुआ है कि अगर आपसे एग्जाम में जनरल एंट्रीज टेस्ट हो तो वो आपको मैंने कहा था कि पेज 2, 3, 4 पे लिखी हुई है, पढ़ा दी। एक मैंने सवाल खुद कल बोर्ड पे कर दिया, एक आज आपको होमवर्क दे दूंगा, एक सवाल, क्योंकि हमने इबादत भी करनी होगी ना, है ना, तो इससे सिर्फ एक सवाल दूंगा होमवर्क, और एक मैं खुद अभी बोर्ड पे करता हूं। नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज का फर्क बता रहा हूं, चाहे वो मटेरियल है चाहे गुड्स है, हर चीज को ना लाना, ट्रक से उतारना, स्टोर में रखना, फिर उठा के कस्टमर को देना, या रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन वालों को देना, इस सब की एक नॉर्मल हैंडलिंग है। जैसे जनरल स्टोर से अंडे खरीदे अगर, तो उस दुकानदार ने अंडे शॉपर में भर के रखे होते हैं, वो ट्रे होती है उसके पास। अच्छा, वो जो ट्रे होती है ना, वो काफी सारी ट्रे एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, और जब सामान उसकी दुकान पर डिलीवर होगा तो वो गाड़ी से ट्रेज निकाल के अपने शॉप में रख लेगा, फिर उसने उसी में से निकाल के अंडे शॉपर में डाल के कस्टमर्स को बेचने। अब वो इन अंडों से खेल तो रहा नहीं, मार भी नहीं रहा, निशाने भी नहीं ले रहा, फिर भी इस नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ अंडे खराब हो ही जाएंगे, टूट ही जाएंगे, जान के नहीं कर रहा वो, लेकिन जो उसकी नॉर्मल हैंडलिंग है, अगर 10 ट्रेस थी, 4-5 टूट जाने ही, खराब हो ही जाने, तो इसको कहते हैं नॉर्मल वेस्टेज। लेकिन अगर लड़के ने सफाई करते करते जान के ट्रेस को टक्कर मार दी, सारे नीचे गिर गए, खराब हो गए, टूट गए, ये एबनॉर्मल है। गाड़ी में सामान आ रहा था, उस गाड़ी से सामान उतार के रखते हुए इस हैंडलिंग के दौरान कुछ ना कुछ यूनिट टूट जाएंगे, नॉर्मल है। लेकिन गाड़ी जो है ना, वो ड्राइवर कहीं और देख रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था, और जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया, और जो सामान था उसमें खराब हो गई चीजें, तो अब ये एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क ये है कि जो चीजों की हैंडलिंग का रूटीन प्रोसीजर है, उसी में जो जाया हो जाया करेंगे वो नॉर्मल है, और अगर कोई हमारी नाअहली, कोई हादसा, कोई डिजास्टर, इस वजह से नुकसान हो जाए तो वो एबनॉर्मल है। आइटम्स की
जो रूटीन हैंडलिंग है, लोड करना, अनलोड करना, तो आपके स्टोर में रखना, स्टोर से निकालना, शेल्फ में रखना, जो रूटीन हैंडलिंग है, इसमें जो चीजें टूट जाती, खराब हो जाती हैं, वो नहीं अवॉइड हो सकती। वो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज होती है। और जो वेस्टेज हमारी किसी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से, उस वजह से वेस्ट हो जाती है, वो एबनॉर्मल वेस्टेज है। नहीं, तो इसलिए मैं रूल अवॉइडेबल नहीं कह रहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जो किसी भी चीज को हैंडल करने का नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है, उसमें जो चीजें खराब होती हैं वो नॉर्मल है। और जो उसके अलावा किसी हादसे की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से, किसी की तकलीफकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से वो जो खराब हो गई, टूट गई चीजें, वो एबनॉर्मल है। जी, डिजास्टर से जाया होनी है, वो भी एबनॉर्मल है। नहीं, अपनी नाअहली की वजह से है। तो देखें, कोई भी चीजें हैंडल करने से मुराद ये है कि गाड़ी में लोड करना, फिर यहां पहुंच के अनलोड करना, फिर उठा के स्टोर तक रखना, फिर स्टोर से जरूरत के वक्त निकालना और स्टोर में संभाल के रखना। इसका कोई नॉर्मल प्रोसीजर होता होगा ना, मजदूर काम करते होंगे, एम्प्लॉइज वर्कर्स काम करते होंगे, तो वो जो भी इसकी हैंडलिंग के दौरान चीजें खराब हो जाती हैं, वो नॉर्मल वेस्टेज है। और इसके अलावा अगर कोई अपनी नाअहली की वजह से था, कोई और डिजास्टर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल होता है। ये जो एनआरवी राइट डाउन होता है ना, ये जनरली नॉर्मल ही कंसिडर होता है। बड़े में खराब हो जाए, वही बता रहा हूं, ये वही चीज है कि एनआरवी राइट डाउन जो है ना, ज्यादातर ये जो ऑब्सोलीट चीजें होती हैं, जनरली इनको नॉर्मल ही माना जा रहा होता है। ऑब्सोलीट से मुराद आप समझ लें कि रैक में चीजें पड़ी हुई थी, जो नीचे पड़ी हुई थी वो दब लग लग के, कोने लग लग के वो थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई। जूते पड़े हुए थे, बिकी नहीं देते, पुराने पुराने, वो ओल्ड फैशन हो गए। तो इस तरह की चीजें जो ऑब्सोलीट होती हैं, तो इनमें जो राइट डाउन करना पड़ता है एनआरवी की वजह से, उसको जनरली नॉर्मली लिया जाता है। अच्छा, अब ये है तो वेस्टेज, एक नुकसान है, एक एक्सपेंस है। तो अगर ये एक एक्सपेंस है तो इसको कहीं ना कहीं डेबिट भी करना है। तो अब डेबिट कहां करना है? अगर हम फिनिश गुड्स की बात करें तो नॉर्मल वेस्टेज हुई तो इसका डेबिट जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और अगर एब नॉर्मल वेस्टेज हुई तो इसका डेबिट जाएगा पीएनएल को। कल वाली एंट्री देखें, मैंने एनआरवी राइट डाउन डेबिट क्या किया था? कॉस्ट ऑफ सेल। तो वो नॉर्मल मानी जाती है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किया था। फिर वो जो कल सवाल कराते हुए गुड्स गायब हो गई थी, मिसिंग गुड्स लॉस, मैंने डेबिट किया था, मतलब वो पीएनएल गुड्स लॉस्ट। फिर इसी तरह से वो जो खराब हो गई थी और 2000 की बेची थी, उनमें भी डेबिट किधर गया था? पीएनएल किया था। तो गुड्स के लिए अगर वेस्टेज नॉर्मल है तो उसका डेबिट इधर जाएगा, एब नॉर्मल है तो डेबिट इधर जाएगा। और रॉ मटेरियल के लिए अगर मटेरियल का वेस्टेज नॉर्मल है तो इसका डेबिट जाएगा एफओएस कंट्रोल में, और अगर एब नॉर्मल है तो इसका डेबिट जाएगा पीएनएल में। अब सवाल करते हुए, ये लाजमी नहीं कि पता, ये किसको पता होगा कि नॉर्मल है कि नॉर्मल है? ये तो असल में बिजनेस वाले को पता होगा, स्टूडेंट को कैसे पता? तो इसलिए सवाल में नॉर्मल मानना है, नॉर्मल मान लें, नॉर्मल मानना है, नॉर्मल मान लें, दोनों सही है। तो उसका हल मैंने ये निकाला है, फिर जो मैंने वहां लिखा भी हुआ है कि रॉ मटेरियल की जो मैंने वो वेस्ट वाली एंट्री की है, तो मैंने डेबिट क्या किया है? एफओएस कंट्रोल स्लैश पीएनएल, मतलब दोनों ही लिखने, क्योंकि आईकेएम के सॉल्यूशंस के अंदर ये भी इस्तेमाल हुआ है, ये भी इस्तेमाल हुआ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर गुड्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश पीएनएल कर दें, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो एफओएस कंट्रोल स्लैश पीएनएल कर दें। नहीं, वो तो जब बनती है तब होता है ना, बन गई, अब उसके बाद वो पड़े पड़े स्टॉक खराब हो गया तो उसको एनआरवी राइट डाउन करना पड़ा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स एंट्री की थी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों की थी वो कल भी इधर को पूछ रहा था, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे उसका असर जाएगा ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई हो तो। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक चीज है। कॉस्ट ऑफ सेल्स वो है जो चीजें बिकी उनकी कॉस्ट, जो चीजें बनी उनकी कॉस्ट, पर यूनिट तो एक ही चीज है। ये अलग ट्रांजैक्शन है कि इतनी कॉस्ट की चीजें बनी, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्रेडिट, पर यूनिट हाँ वो तो एक ही। एक्चुअली जो कॉस्ट, जो यूनिट्स बिक रहे होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी? जो उनको बनाने की कॉस्ट थी। तो अगर वेस्टेज नॉर्मल है और गुड्स हैं
तो ये डेबिट होता है, और अगर एब नॉर्मल है तो पीएनएल डेबिट होता है। रॉ मटेरियल की बात हो रही है, वेस्टेज नॉर्मल है तो ये डेबिट होता है, एब नॉर्मल है तो ये डेबिट होता है। तो आप एग्जाम क्वेश्चन में एंट्री करते हुए दिस स्लैश दिस दोनों ही डेबिट लिखना है। ऑटम 2010 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 पे आए, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 क्वालिटी लिमिटेड, पेज नंबर 5 क्वालिटी लिमिटेड। पहुंचे? चले पढ़ ले। नहीं, मैंने कहा था कि ये बताऊंगा कि एफओएच कंट्रोल डेबिट करना है कि पीएनएल डेबिट करना है। एफओएच कंट्रोल क्या होता है वो अगले चैप्टर में है। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 5 क्वालिटी लिमिटेड, ये पास पेपर का ऑटम 2010 अटेम्प्ट का सवाल है। क्वालिटी लिमिटेड, पढ़ लें सवाल। सवाल पढ़ने को यार, ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे सवाल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सवाल पढ़ के ऐसी नहीं आती है। सवाल पढ़ ले भाई, सबसे कह रहा हूं, सारे मूंछों वाले भी बगैर मूंछों वाले भी, सबसे कह रहा हूं। हाँ जी, सवाल पढ़ रहे थे। अच्छा, अगर वाकई पढ़ा है तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसी सवाल को एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कल वाला सवाल बनाया था। ये ऑटम 10 का सवाल था, जो कल किया था वो स्प्रिंग 21 का सवाल था। इसी सवाल को उसने फिनिश गुड बनाया ट्रेडिंग का और सवाल बना दिया, तकरीबन सब वैसी सी बातें। अच्छा, अब ये कैसे पता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल ये कैसे पता कि मटेरियल का सवाल है कि फिनिश गुड्स का सवाल? The following information pertains to a raw material SRM। अब ये सारी चीजें जो है ये उस रॉ मटेरियल के हवाले से हो रही हैं, और ये सब बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं, तकरीबन सारे वही हैं, कुछ डिफरेंट हैं लेकिन मेजॉरिटी वही है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सवाल आप कर रहे हैं। अच्छा यार देखें, क्लास वर्क तो मैं ही कर रहा होता हूँ ना, तो आपकी असल लर्निंग तब है जब आप होमवर्क किया करेंगे। होमवर्क बहुत जरूरी होता है, होमवर्क करेंगे। और होमवर्क भी ना ये नहीं है कि ये सवाल पढ़ा, अच्छा हाँ सही हुआ है, मैंने राय नहीं मांगी आपसे कि सही हुआ है कि नहीं हुआ। सवाल खुद सॉल्व किया करें और सारा का सारा लिख के सॉल्व किया करें, और पूरा सॉल्व कर लेने के बाद फिर सोल्यूशन देखा करें। एक एक पॉइंट पे फंसे और उसको सोल्यूशन देख ले तो उसका नहीं होगा फायदा। तो आप जब तक होमवर्क बेटे नहीं करेंगे ना तो उससे नहीं होना फायदा। आपको होमवर्क है, टेस्ट है, ये आपको पता ही तब चलेगा कि आपको आया है कि नहीं आया जब आप खुद सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे मैं कर रहा होता हूं, मैं समझा रहा होता हूं, और उस सवाल की जो भी डायरेक्शन है वो मैं खुद बता रहा होता हूं। मैं बताता हूं कि इसमें से कौन सी चीज का क्या मतलब निकल रहा है, वो तो मैं बता रहा हूं, आप हाँ करते रहेंगे। असल तो है जब आप दिमाग इस्तेमाल करके खुद फैसला करेंगे। तो होमवर्क करना होता है जरूरी, कॉर्स में बहुत जरूरी है होमवर्क। तो ये सवाल होमवर्क करके आइएगा, करके आइएगा। चले एक सवाल मैं करता हूं बोर्ड पे, ऑटम 21 पढ़ने करता हूं मैं बोर्ड पे। अब बड़ा अच्छा सवाल था, ऑटम 21 पेज 10 क्वेश्चन 1, पेज 10 पे क्वेश्चन 1, ये ऑटम 2021 का सवाल है। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा सवाल है, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा पूरा उम्मीद तो है कर दूंगा पूरा, लेकिन अगर ना भी हो सका तो ये होमवर्क नहीं, ये मैं ही करूंगा कल। वैसे इंशाल्लाह कर दूंगा पूरा, कोशिश करूंगा। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
जी नहीं, अगर उसने कहा है कि सेल टैक्स इंक्लूडेड है तो, क्योंकि हमारी सेल तो वही है ना, सेल्स टैक्स हम गवर्नमेंट के लिए ले रहे हैं, और आगे है नहीं ना ये चीज, इन्वेंट्री रिफंडेबल अगर हो। अच्छा, अब ये तो बेचते हुए है ना, ये तो है ही है, ये तो है ही गवर्नमेंट के लिए पैसे, इसको तो निकालना ही निकालना है। सवाल पढ़ने को कहा था भाई, पढ़ लिया? सुन लूं? ये वो ग्रीन सी शर्ट, हाँ, कितने प्रोडक्ट्स हैं सवाल में? है कौन कौन से, कौन कौन से? शुक्रिया बेटा, सवाल क्या था तो पढ़ा करो ना यार। जिन दोस्तों के साथ गप्पे मारने में आप लोग बिजी रहते हैं, फर्ज करें वो पास हो गए और आप फेल हो गए हैं, जो इकट्ठे बैठ के आप लोग खेल कूद करके पढ़ाई जाया कर रहे होते हैं, जस्ट इमेजिन कि वो पास हो जाता और आप फेल हो जाते, कितनी गालियां देंगे अपने दोस्त, और ऐसा होगा। सवाल पढ़ने को कहता हूं तो पढ़ा करो ना भाई, जो पढ़ रहे थे पढ़ लिया। मेरे बोर्ड से मिटा दे। बाद वाले पहले कैसे कर सकता हूँ यार, उसके बाद ही होगी ना क्लास। सवाल पढ़ लिया? ऐसे हो सकता है कि लाइव चलते और हम क्वेश्चन पूछो माइक ऑन नहीं जी, ऐसे नहीं हो सकता, वो रिकॉर्डेड ही होगी। और लेकिन आप लोगों के कितने को सवाल होंगे, मैं वैसे भी जो 10-15 लोग बैठे होंगे वो बता ही देंगे, वही वाले कॉमन सवाल ही होते हैं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट 2, अच्छा पार्ट ए पढ़े। इस तरह के सवाल होते हैं जो थ्योरेटिकल सवाल, ये रटा नहीं है सच, बस एक कॉन्सेप्चुअल चीज पूछी हुई है। पूछा ये हुआ है कोई सी 4 मिसालें बता दें कि एनआरवी कॉस्ट से कम हो। अच्छा, नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए कम? ज्यादा ना, प्रॉफिट कमाने बैठे ना भी, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से हो सकता है कम हो, तो वो कह रहे हैं कि 4 ऐसी वजह बता दें, तो क्या क्या हो सकता है? डैमेज हो गई ये चीजें, चोरी हो गई तो गई ना, एनआरवी की तरफ गई, चोरी तो गई। कंपेटिटर की वजह से हमें प्राइस कम करनी पड़ जाए, सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, पुरानी चीजें हो जाए, तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं कि इनसे एनआरवी कम हो जाती है। ये 2 नंबर का सवाल ये पूछा हुआ था। अच्छा पार्ट बी 13 नंबर, इसमें जो पॉइंट 2 है ना, मैं पहले ये सॉल्व, यानी पहले मैं आपको पॉइंट 2 सामने रख के सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, फिर मैं पॉइंट 1 का आंसर समझाऊंगा। आल्दो कि आपको ज्यादा नंबर पॉइंट 1 के नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट 2 है रिक्वायर्ड का, अगर सिर्फ यही भी पूछा होता 13 नंबर का, तो ये पहले जो 2 सवाल किए उन जैसा ही सवाल है। 4 प्रोडक्ट्स हैं और पॉइंट 2 रिक्वायर्ड में क्या पूछा हुआ है? अच्छा, एडजस्टेड का वर्ड अगर छोड़ दें, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो पहले भी यही काम करते आ रहे हैं, तो ये सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट के साथ 13 नंबर का बिल्कुल ये सवाल मुनासिब था, और मैं पहले इसको इसी तरह ही करने लगा हूं, यानी पहले हम इस सवाल को ये समझ के करने लगे कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। एक बार वो सारी वैल्यूज निकलवा दूं, फिर मैं आपको पॉइंट 1 समझाऊंगा, क्योंकि पॉइंट 1 की वर्डिंग जो है ना वो जरा टेक्निकल है, तो पहले सारी वैल्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर मैं रिक्वायरमेंट 1 समझाऊंगा। तो पहले इस सवाल की रिक्वायरमेंट 1, 2 इग्नोर करके मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 21, तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो चारों की हमें ईयर एंड की वैल्यू निकालनी है, वही जो पहले काम करते आ रहे हैं। तो क्या इस सवाल की प्लानिंग बनी, क्या करना है फिर हमने? चारों प्रोडक्ट को एक एक लेके चलते हैं, यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी, और बीच में डिफेक्टिव भी है, तो नॉर्मल और डिफेक्टिव वालों की एनआरवी अलग अलग। प्रोडक्ट ए, सबसे पहले इसके यूनिट्स, तो यूनिट्स कितने हैं इसके?
जी 15,000। तो इनमें डिफेक्टिव भी है कोई, या ये नॉर्मल वाले थे 15,000? ये टोटल है, फिर डिफेक्टिव इनमें इंक्लूडेड है। डिफेक्टिव कितने? तो फिर नॉर्मल 1 2 12,600। ये 12,600 और ये 2400, ये टेबल से ना किसी को समझ आया? सवाल पड़ा है ना बेटे? मैंने प्रोडक्ट ए सॉल्व करना शुरू किया है। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और गुड्स या रॉ मटेरियल, किसका सवाल है? फिनिश गुड्स का सवाल है, रॉ मटेरियल का सवाल है? फिनिश गुड्स का सवाल है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स इन्वेंट्री ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स का सवाल है। जाग रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स का सवाल है। प्रोडक्ट ए क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है टेबल में, और चौथी पांचवी लाइन में लिखा हुआ है कि डिफेक्टिव यूनिट जो कि इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 24 है। तो फिर 15 में से निकालेंगे तो बाकी नॉर्मल वाले आ गए। ये हो गए यूनिट्स। और क्या करना है? कॉस्ट जी 5 एफ को है, लेकिन कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट दी हुई है। कितनी? 800। ये 800 ना किसी को नजर आया हो? कॉस्ट 800 गिवन है, मिल गया टेबल में। दूसरी लाइन, अगला काम एनआरवी। अच्छा, अब चूंकि डिफेक्टिव यूनिट्स भी है ना, तो नॉर्मल वालों की अलग एनआरवी निकाल लेते हैं और डिफेक्टिव वालों की अलग निकाल लेते हैं। रिटेल प्राइस यानी सेल प्राइस, रिटेल प्राइस सेल प्राइस होती है। तो जो सेल प्राइस है उसमें सेल्स टैक्स शामिल है। तो हम जब कस्टमर को चीजें बेच रहे होंगे और गवर्नमेंट के कहने पे हम सेल टैक्स शामिल कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स कौन सी है? जो सेल टैक्स के बगैर है। तो ये जो आपको रिटेल प्राइस यानी सेल प्राइस दी हुई है, ये सेल्स टैक्स शामिल वाली है बगैर वाली? तो बगैर वाली करें कैसे? इसमें 10% सेल्स टैक्स इंक्लूसिव है। ये 110 है। कितनी है? 1 1 1 4। इसको कर लेते हैं 100। ये 1 1 10 है। 1040। कॉस्ट टू सेल है कोई? कितनी? 80। तो नॉर्मल वालों की एनआरवी आ गई 960। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की सेल प्राइस कितनी? 1040 ही है या 60% है? 1040 का 60% है या 1040 ही है? 1040 ही है। क्यों है? दोनों क्या है? हाँ जी, दोनों क्या क्या? दोनों 1144। क्यों? अरे वो तो ये कह रहा है कि जो अभी प्राइस है वही। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि प्राइस सेल्स टैक्स से बगैर वाली। सेल टैक्स शामिल करने वाले को थोड़ी हम सेल कहेंगे। हाँ जी, मैंने पूछा है कि जो डिफेक्टिव वाले हैं उनकी सेल प्राइस यही 1040 है या इसका 60% करें? इस सवाल में इनको बेचने की 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। कैसे पता 2 ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि टेबल की लास्ट लाइन क्या है? रीवर्क। रीवर्क यही है कि रिपेयर कर लें। तो अगर हम रीवर्क कर सकते हैं यानी उस पर दोबारा काम कर सकते हैं, तो दोबारा काम करने के बाद क्या होगा? फिर ठीक हो जाएगा ना। तो ठीक हो जाएगा तो कितने का बेच लेंगे? तो एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता है सेकंड बुलेट पॉइंट कि हम इसको रिपेयर किए बगैर भी बेच सकते हैं। तो हमारे पास 2 हल मौजूद हैं। तो एनआरवी लेने के लिए हमें दोनों को सॉल्व पहले करना पड़ेगा। हमें इसमें पहले आफ्टर रीवर्क को अलग देखना पड़ेगा और विदाउट रीवर्क को अलग देखना पड़ेगा। अगर हम आफ्टर रीवर्क करते हैं यानी इसको ठीक करके बेचते हैं, तो सेल प्राइस कितनी? यही 1040। अच्छा, किसी को लगता हो कि इसमें लिखा हुआ है कि रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस तो 1144 है। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि हम अपनी सेल्स की बात कर रहे हैं, चल रहा है ना? हम अपनी सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल टैक्स मिली हुई अमाउंट को थोड़ी सेल्स कहेंगे। तो ये 1040, लेकिन 1040 तक पहुंचाने के लिए इसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। कितना? 260। और जब ठीक कर लेंगे तो कॉस्ट टू सेल भी करना पड़ेगा 80। तो इस रास्ते से अगर चलेंगे तो इसकी एनआरवी नजर आ रही है 700। और एक और हल ये है कि हम इसको विदाउट रीवर्क बेच के देखें।
अगर विदाउट रीवर्क बेचते हैं तो कितने का बेच लेंगे? कैसे? 1040 का 60%, 620 माइनस माइनस कुछ भी नहीं. सेकंड बुलेट पॉइंट की वर्डिंग पढ़े ध्यान से. विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट. तो सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होगी इससे. अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं. एनआरवी किसको लें? 700 को. तो इसकी एनआरवी होगी इन दोनों में से हायर वाली 700. ये प्रोडक्ट ए कॉस्ट निकल आई, एनआरवी निकल आई. तो प्रोडक्ट ए को समेटते हैं. वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल वालों के लिए यानी 12 के लिए 800, 960, 800, 100, 800, 00, और डिफेक्टिव वालों के लिए 2400 और इनकी कॉस्ट 800 है, एनआरवी 700 है. 700 1 6 ये ए है. यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? प्रोडक्ट बी. क्या जी? अच्छा, स्टूडेंट पेपर में बैठा है, सवाल कर रहा है और उसने यूनिट्स निकाली है, कॉस्ट तो गिवन है, एनआरवी उसने ये नॉर्मल भी निकाली, डिफेक्टिव निकाल ली. उसको ये वाली बात समझ नहीं आई ये वाली, और उसने यही वाला कर लिया. तो क्या 0 नंबर मिलेंगे? नहीं. अगर इस वाले पोर्शन के जैसे पार्ट 1 के 10 नंबर है लेकिन असल में वो डबल एंट्रीज है. टोटल मिला के मैं कह लेता हूँ 13 एंट्रीज निकालते हैं तो तकरीबन 10 नंबर का सवाल होता. लेट्स से ए के 3 नंबर होते. प्रोडक्ट ए के 3, बल्कि ए और बी के ज्यादा होते क्योंकि सी और डी हल्का है. चलो 4 नंबर होते इसके. तो 4 नंबर में से अगर स्टूडेंट इसको भूल जाता और यही सॉल्व कर लेता तो उसकी एनआरवी गलत आती. एनआरवी गलत आती तो उसकी वैल्यू गलत आती. तो 0 नंबर नहीं है. एनआरवी ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के शायद 2 नंबर थे तो उनमें से 1 नंबर कट जाएगा. और आपने जितना काम किया होगा उसके मुताबिक तो सही लोअर लेके एनआरवी वैल्यू निकाली होगी ना, उसके मिलेंगे नंबर. तो इसलिए स्टेप्स के नंबर होते हैं और जो गलती हो जाए उस स्टेप के नंबर कट गए. अब वो गलती आगे जहां जहां भी जाएगी बार बार नहीं मार पड़ेगी उस पर, बार बार नहीं नंबर कटते. क्या देखें, अगर आपको इसमें आपको एनआरवी समझ नहीं आ रही थी, बस आपने एनआरवी एमी बस 500 रुपए रख ली, एमी कुछ समझ नहीं, आपने कहा एज्यूम करो एनआरवी 500 है तो एनआरवी कैलकुलेट करने के नंबर गए. लेकिन जब ये आपने सॉल्व किया होगा कि इनके लिए कॉस्ट और इनके लिए एनआरवी तो उसके नंबर मिले होंगे. प्रोडक्ट ए में कोई सवाल? प्रोडक्ट बी ये बता दो. प्रोडक्ट बी. स्टॉक में कितने यूनिट पड़े? 25,000. डिफेक्टिव कितने? तो फिर नॉर्मल हो गए 21. इसमें भी ऐसा ही है, नॉर्मल और डिफेक्टिव अलग अलग. हाँ जी, क्योंकि इसमें भी डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और इनमें भी वही रीवर्क वाली बात चल रही है तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा. अभी कितने का बेचते हैं? हाँ जी 990. ठीक है यहां तक. लेकिन पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है
कि मार्केट में हो गई हैं चेंजेस, कंपेरेटर्स ने प्राइसेस डाउन कर ली हैं और हमें भी अकॉर्डिंगली हमें प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। कितनी कितनी? 15% बी के लिए और 20% डी के लिए। तो जितने का हम पहले बेचते आए हैं अब एक्सपेक्टेड उतना नहीं है, अब हमें इसको 15% कम करना पड़ेगा। ये ठीक है? ये वाली बात सही है? नहीं समझ आया? ये वाला 900 आ गया। थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, दोबारा समझा रहा हूं जिनको नहीं समझ आया। थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि मार्केट में प्राइसेस जो रॉ मटेरियल की हैं वो सस्ती हुई, इसलिए जो हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट थे कंपेटिटर्स के, उन्होंने प्राइसेस कम कर ली, उन्होंने अपने लोगों को डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिया। हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे ही? हमें भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना? पहले बी का जिक्र है एंड फिर डी का जिक्र है, और आगे पहले 15% का जिक्र है एंड फिर 20% का जिक्र है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि बी के लिए 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा और डी के लिए 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। थर्ड बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, जो नहीं समझ आ रहा किसी को अभी तक, मैं दोबारा कोशिश कर लेता हूं। प्रोडक्ट बी जी, प्रोडक्ट बी हमें 15% डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। तो ये जो काली वाली प्राइस है 900 रुपए, ये है जो हम अभी इतने का बेचते हैं, अब उसको 15% सस्ता करना पड़ेगा। तो 0.85 ओके, कितना बन गया? 765। कॉस्ट टू सेल 75, 690। तो नॉर्मल वालों की एनआरवी 690, डिफेक्टिव वाले अगर हम इनको ठीक करके बेचते हैं तो इतने का ही बेच लेंगे, 765। ठीक करने में कितना लगेगा? 320 और 75, 370। और अगर ठीक किए बगैर बेचे तो 60%, 765 का 60%, 459। तो इनमें से एनआरवी आ जाएगी 459। इसमें बताएं जी, क्या नहीं समझ आई बात? क्या जी? हाँ जी ठीक है, शाबाश। क्यों लगा ऐसा? किस वजह से कम किए? हाँ, कौन सी रिटेल प्राइस? ये कहाँ लिखा? नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं, बस मैं आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं जिसकी वजह से आप ये अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। आप वो जिस बुलेट पॉइंट 2 से आप ये नतीजा निकाले ना, वो दोबारा पढ़ो। मुझे पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दोबारा देखो। हाँ, ये चीज तो क्या होना चाहिए फिर? हाँ, तो 900 होना चाहिए। 900 का 60%, क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल, शाबाश। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेकंड बुलेट पॉइंट में कि करंट प्राइस का 60%। करंट प्राइस मतलब जो उस वक्त मार्केट में हो, तो अब 900 तो रहेगी नहीं, तो डिस्काउंट आ गया ना, अब तो 900 नहीं रहेगी। इसको कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं कि करंट, वो कह रहे हैं करंट मतलब जो अभी चल रही है 900, तो अब तो प्राइस ही चेंज हो जानी है। तो जब प्राइस ही चेंज हो जानी है तो खराब चीजें भी तो सस्ती होनी है, तो इसलिए उसी का 765 का 60%। तो इनमें से एनआरवी हो गई 459। तो जो नॉर्मल वाले यूनिट्स हैं 21,000, इनकी एनआरवी और कॉस्ट में से एनआरवी कम है, और डैमेज वालों की कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी कम है। 1449 36 1। ये हो गया प्रोडक्ट बी है। मुझे तो आसान लग रहा है यार। नहीं, ये पेपर में बैठ के आसान नहीं था सवाल, ये पेपर में बैठ के एक मुश्किल सवाल था।
ये बता दो। प्रोडक्ट सी और डी में डिफेक्टिव है। अच्छा सी में एरर है वो कल बताऊंगा, डी बताता हूं, बाकी कल पूरा मैं करूंगा इसको। डी करते हैं पहले, डी आसान सा, पहले डी कर लेते हैं, बाकी सी और रिक्वायरमेंट का 1 ये मैं इंशाल्लाह कल पूरा करता हूं। प्रोडक्ट डी कर रहा हूं पहले। प्रोडक्ट डी कितने यूनिट्स पड़े हुए? 8000। और ये जो 8000 यूनिट्स हैं ये सही है सारी। कॉस्ट कितनी इनकी? 1275। अभी इनकी सेल प्राइस ऊपर क्या आ रही है? 19 100 बाय 110। और ये जो अभी तीसरा बुलेट पॉइंट पड़ा था, ये बी और डी दोनों की बात हो रही थी, तो डी पे हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। $1,440 और कॉस्ट टू सेल 133। तो एनआरवी और कॉस्ट 8000 इंटू 1275 10200 ये डी है। चलें सी भी कर लेते हैं, खैर ये तो सी करना, ये प्रोडक्ट सी करना जरूरत है। अच्छा कभी ऐसा होता है कि माँ बाप जो है ना वो बच्चों को काम कह रहे होते हैं, तो सबको एक जैसे काम नहीं होते, कोई होता है उसी को माँ बाप काम कहे जा रहे होते हैं। अच्छा अब उसको लग रहा होता है कि मेरी ही किस्मत खराब है और मुझे ही काम कहते हैं सारे। अब इसकी दूसरी साइड ये है कि अम्मी अब्बू क्यों उसी को काम कह रहे होते हैं? क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करता है, और जिसको काम नहीं कह रहे होते हैं वो जो है वो हड़हराम है, वो नियत से काम नहीं करता, या काम करेगा तो मुंह ऐसे बनाएगा कि माँ बाप को दोबारा काम करने का दिल नहीं करेगा। अच्छा कुदरती बात ये, सीरियस बात समझा रहा हूँ, जाने चले जाए नहीं तो सीरियस बात समझा रहा हूँ। अब उसमें कुदरती बात ये है कि माँ बाप प्यार तो सारे बच्चों से करते ही हैं, लेकिन जो बच्चा अदब के साथ काम कर रहा होता है, फर्मा बरदारी के साथ, तो माँ बाप का उससे प्यार बढ़ जाता है। और जहां भी कहीं शायद मौका मिलेगा तो माँ बाप चाहेंगे कि इसके लिए ज्यादा कोई फायदा हो। कुदरती बात है, मतलब माँ बाप की जब वो बहुत खिदमत के साथ, फर्मा बरदारी के साथ उनकी बात मान रहा है, तो फिर माँ बाप ज्यादातर काम उसी को कह रहे हैं। जिसको काम नहीं कह रहे हैं उसको ये शिकायत करनी चाहिए कि मुझे क्या, वो खुद ही नहीं मुझे काम कह रहे, मेरी ऐसी चल रही है बस, ठीक है। अगर वाकई कोई समझदार इंसान हो, सिंसियर इंसान हो, तो उसको इस बात पे खुश होना चाहिए कि अम्मी अब्बू मुझे काम नहीं कह रहे तो बस ठीक है, नहीं कह रहे, मुझे कहते तो मैं कर देता, नहीं कह रहे तो अच्छी बात है, नहीं कह रहे हैं। अगर नहीं कह रहे तो कोई मसला है, या तो वो मुझसे नाराज है या मेरे काम करने में ही कोई ऐसी खराबी थी कि उन्होंने तौबा कर ली, कहते काम नहीं कहना। तो ये दोनों बातें जो है ना, या तो मुझसे वो नाराज है या मैंने काम करना ही इतने बुरे तरीके से किया था कि उन्होंने सोचा दोबारा उसको कहना ही नहीं है। तो अगर माँ बाप काम नहीं कह रहे हैं तो ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ये शर्म वाली बात है। इस पे जो अच्छा बच्चा होगा ना उसको फिक्र करनी पड़ेगी कि क्यों मुझे काम नहीं कह रहे, मुझे क्यों नहीं कह रहे, मेरे से गलती हुई है तो माफ कर दे। मुस्लिम नहीं, इब्ने हिबान 341। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं।
पूछा गया किस तरह काम लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो अगर हमसे नेक काम नहीं हो रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि या तो अल्लाह नाराज हुए में, या फिर कभी को नेक काम किए भी थे तो वो इतने बुरे तरीके से किए थे कि उनकी वैल्यू गिर गई हुई थी। तो अगर इसी इंसान को नेकी की तौफीक नहीं मिल रही, यानी वो उसकी जिंदगी में नेकियां नहीं हो रही हैं, तो ये फिक्र वाली बात है कि गड़बड़ हो गई कोई बहुत ज्यादा। यानी अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये उसकी चॉइस नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ा, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझसे ऐसा क्या बड़ा मसला हो गया है कि मुझे नमाज की तौफीक नहीं मिल रही है। यकीनन कोई ऐसा और बड़ा मसला हुआ है कि उसे नमाज की तौफीक छिन गई है। अगर किसी वजह से वो कोई और नेकी था वो जो नहीं कर पा रहा, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मुझसे कोई और बड़ी हरकत ऐसी हुई है जिससे मुझे इस नेकी की तौफीक छिन गई है। तो अल्लाह ताला जब किसी के साथ खैर चाहते हैं ना तो उसको उससे काम लेते हैं। तो जो लोग नेकियों के काम में इन्वॉल्व हैं तो एक निशानी ही ये कि वो काम कबूल हो रहा है कि बार बार मौके मिल रहे हैं, बार बार नेकियों के मौके मिल रहे हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।